हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्माकोलॉजी थर्ड का क्वेश्चन पेपर 2021-22 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये सेमेस्टर 6 का है। तो इसमें क्या है, पहले सेक्शन में क्वेश्चन है मेंशन 4 एंटी डायरियल ड्रग। तो 4 एंटी डायरियल ड्रग देखते हैं हम। ड्रग दैट आर यूज्ड इन डायरिया। पहली ड्रग है हमारा कोडीन, दूसरा है लोपेरामाइड, तीसरा है एट्रोपिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये हमारी ड्रग हैं जो किस में यूज होती हैं, डायरिया में। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन जीनोटॉक्सिसिटी। तो जीनोटॉक्सिसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डैमेज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। इसका मतलब ये है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं सेल में से, जैसे आरएनए, डीएनए। और किस तरह से? दैट इज चेंज ऑफ द स्ट्रक्चर, सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ जीन्स। ये क्या करते हैं, जो जीन्स होते हैं हमारे, उनके स्ट्रक्चर को या उसके सीक्वेंस को या उनके नंबर को चेंज कर देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बायोसिमिलर्स। तो बायोसिमिलर क्या होते हैं? अ बायोलॉजिकल मेडिसिनल प्रोडक्ट विच इज ऑलमोस्ट एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है बायोसिमिलर्स क्या होते हैं? ऐसे बायोलॉजी मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं जो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह ही होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़े अलग होते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट ही क्या होती है, कॉपी होती है। और ये क्या होता है, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए डिफरेंट कंपनी। और ये दूसरी कंपनियों में बनाए जाते हैं, जहाँ ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहां से मतलब अलग अलग कंपनी में बनाए जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इनलिस्ट नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे क्या है, नॉन सिस्टमिक एंटासिड के एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक आर ऑर्गेनिज्म नेचुरल टाइमिंग डिवाइस। ये एक नेचुरल टाइमिंग डिवाइस है रेगुलेटिंग द साइकिल ऑफ सर्काडियन रिदम। और ये क्या करता है, सर्काडियन रिदम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट विद सेल थ्रू आउट द बॉडी। और ये क्या है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन से बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सेल में थ्रू आउट द बॉडी। मतलब पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ डज कोट्राइमेक्साजोल एक्ट इन अवर बॉडी। तो ये कोट्राइमेक्साजोल जो है हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करता है, यानी कि मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन है कोट्राइमेक्साजोल इज अ सल्फोनामाइड। एक सल्फोनामाइड एग्जांपल है दैट इनहिबिट बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू एन एंडोजीनियस सबस्ट्रेट पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये क्या करता है, मतलब इनहिबिट कर देता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस को, जिससे क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ में इनहिबिट हो जाता है, मतलब ग्रोथ कम हो जाती है उसकी। तो कोट्राइमेक्साजोल कम्पिटेटिव इनहिबिट डाइहाइड्रोथेरोइड सिंथेस द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ PABA यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड टू हाइड्रोफोलिक एसिड। जो क्या कहते हैं, हमारा कोट्राइमेक्साजोल होता है वो इनहिबिट कर देता है डाइहाइड्रोथेरोइड सिंथेस को, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो PABA है उसको डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में चेंज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम? डाइहाइड्रोथेरोइड सिंथेस। उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ दिस पाथवे प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड अल्टीमेटली इनहिबिट सेल ग्रोथ। तो ये क्या करता है, जैसे ही हम इस पाथवे को इनहिबिट होती है उससे क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट भी सिंथेसिस नहीं बनती है, मतलब टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनता है, जिससे क्या होता है, सेल की ग्रोथ रुक जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सजेस्ट एंटीडोट फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग।
तो हैवी मेटल पॉइजनिंग के लिए कौन कौन से एंटीडोट होते हैं? पहला है डाइमरकैप्रोल, दूसरा है कैल्शियम डाइसोडियम वर्सिनेट, तीसरा है हमारा पेनिसिलिमाइन। अगला हमारा क्वेश्चन है मेंशन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ यूजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में यूज मतलब कौन कौन से एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के? तो ये है यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वो क्या किस किस में यूज होते हैं? रिड्यूस इन्फ्लामेशन, अस्थमा में यूज होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन हे फीवर, हे फीवर में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज होते हैं। अगला है हमारा इट इज यूज्ड इन एलर्जिक रिनाइटिस, एलर्जिक रिनाइटिस में भी यूज होता है। और अगला है हमारा यूज टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नेम द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। जो लेप्रोसी डिसीज है उसमें हम कौन कौन सी ड्रग को यूज करते हैं? तो पहली है हमारी डेप्सोन, दूसरी है रिफेम्पिरिन, तीसरी है क्लोफेमेजिन, चौथी है हमारी ओफ्लॉक्सासिन, पांचवी हमारा मिनोसाइक्लिन, अगली है रिफापेंटिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये हमारे एग्जाम्पल हैं जो यूज होते हैं लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफाइन क्रोनोथेरेपी एंड रिदम। तो क्रोनोथेरेपी क्या होती है? क्रोनोथेरेपी इज अ बिहेवियर टेक्निक दैट सिस्टमेटिकली डिले बेड टाइम। ये हमारी एक बिहेवियरल टेक्निक होती है जो क्या करती है? बेड टाइम को डिले कर देती है फॉलोइंग द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी को मतलब ये क्या करती है? बेड टाइम को डिले कर देती है। अगला जो हमारी है रिदम, रिदम क्या होता है? द नेचुरल साइकिल ऑफ फिजिकल मेंटल एंड बिहेवियरल चेंज दैट द बॉडी गोज थ्रू इन अ 24 आवर। मतलब क्या जो नेचुरल साइकिल होती है हमारी फिजिकली या मेंटली या बिहेवियरल चेंज है उसको क्या कर देती है? चेंज कर देती है। जो साइकिल होती है 24 आवर में हमारी जो फिजिकल मेंटल और बिहेवियरल चेंज होते हैं वो हमारी क्या होती है? रिदम होती है। अब हमारा आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या है? सेक्शन सी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा, क्लासिफाई द ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट सजेस्टिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जो ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो, स्वेल एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। अब ब्रोंकियल अस्थमा क्या है? एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है जो एयरवेज हमारा जो होता है उसमें क्या होता है या तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा या फिर वो इन्फ्लामेशन की वजह से नैरो हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा और स्वेल, और उसके बाद क्या प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस फॉर्म करने लगेगा। एंड उससे क्या होगा? हमें ब्रीथ यानी सांस लेने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर रेस्पेंसिव और ट्रैकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। अब इसका क्लासिफिकेशन क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा की जो ड्रग है ट्रीटमेंट में उसका क्लासिफिकेशन में पहला हमारा जो आता है वो है ब्रोंकियोडायलेटर। तो ब्रोंकियोडायलेटर की जो सब यूनिट है पहली है B2 सिम्पैथोमाइमेटिक। बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? साल्बुटामोल और टर्बुटालिन। अगला इसका जो सब क्लास है वो है मिथाइल जेंथिन में एग्जाम्पल है थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन। उसके बाद इसकी अगली सब यूनिट है एंटीकोलिनर्जिक के एग्जाम्पल है इप्रोट्रोपियम बीआर और टायोट्रोपियम बीआर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगली हमारी जो क्लास है वो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल हैं मोंटेल्यूकास्ट और जेफिर ल्यूकास्ट। अगली हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो है मस्ट सेल स्टेबलाइजर के एग्जाम्पल हैं कीटोटिफिन और सोडियम क्रोमोगाइलिकेट्स।
उसका अगला क्लासिफिकेशन है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या है, दो तरह के होते हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशन। तो सिस्टमिक में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन। और अगली हमारी जो सब क्लास है वो है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है बुडिसोनाइड और फ्लूटिकोसोन प्रोपियोनेट। अगली हमारी क्लास है एंटी IQE एंटीबॉडी। इसके जो एग्जाम्पल है वो है ओमेलीजुमेब। अब हम इसके क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक। अब बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दीज ड्रग बाइंड टू बीटा 2 रिसेप्टर एंड एक्टिवेट एड्रेनाइलेट साइक्लेज पाथवे ऑफ GPCR। अब ये ड्रग क्या करती है, बाइंड हो जाती है बीटा 2 रिसेप्टर से और एक्टिवेट कर देती है किसको, एड्रेनाइलेट साइक्लेज पाथवे को, जिससे क्या होता है, विच इंक्रीज द CAMP विच फर्दर डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ MLCK। अब ये क्या करती है, बाइंड होने जब एक्टिवेट कर देती है, जिससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है CAMP और जिससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ MLCK। MLCK क्या है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। जो MLCK है वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ड्यू टू दिस ब्रोंकियल मसल रिलैक्स, जिससे क्या हो जाता है, ब्रोंकियल मसल रिलैक्स हो जाती है। जब हमारा MLCK क्या कहते हैं, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी MLCK की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल मसल होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। अगला हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मिथाइल जेंथिन। मिथाइल जेंथिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, व्हेन इंट्रोड्यूस दिस ड्रग ब्लॉक इनहिबिट PDE। अगर हम इन ड्रग को लेते हैं, मिथाइल जेंथिन ड्रग्स को हम जब लेते हैं तो वो क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं या इनहिबिट कर देती हैं PDE। PDE क्या है, फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को क्या कहते हैं, इनहिबिट कर देती हैं या ब्लॉक कर देती हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ CAMP। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, PDE किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, CAMP के लिए। ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ PDE द कंसेंट्रेशन ऑफ CAMP इंक्रीज विच कॉजेज द ब्रोंकियोडायलेशन। अगला हमारा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, व्हेन एंटीकोलिनर्जिक इंट्रोड्यूस दे ब्लॉक द M3 रिसेप्टर विच स्टॉप फर्दर रिएक्शन एंड कॉज ब्रोंकियोडायलेशन। अगली हमारी ड्रग है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ल्यूकोट्राइन। दीज ड्रग कंप्लीटली एंटागोनाइज सिस्टेनाइड ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोंकियोकॉन्स्ट्रिक्शन अस्थमा। सो दीज ड्रग कॉज ब्रोंकियोडायलेशन। अब जो ल्यूकोट्राइन होती है वो क्या कर देती है, एंटागोनाइज होती है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से, जो क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ब्रोंकियोकॉन्ट्रिक्शन के लिए। अब जब इसके काम को रोक देंगे ये ड्रग तो क्या होगा, ब्रोंकियोडायलेशन हो जाएगा, मतलब हमें अस्थमा में ब्रीथिंग में थोड़ी हेल्प, मतलब हम अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहिबिट द रिलीज ऑफ एरेक्सिडोनिक एसिड विच फॉस्फोलाइपेज A2 इनहिबिशन थेरेपी प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इन एयरवे। अगला है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी IQE एंटीबॉडी। दीज ड्रग बाइंड विद द फ्री IQE in circulation which further cannot bind with mast cell. Due to this, mast cell does not activate and not release any other inflammatory mediator resulting cause bronchodilation. जब हम इन ड्रग्स को लेते हैं तो ये क्या करती हैं, मस्ट सेल को बाइंड नहीं होने देती है और मस्ट सेल बाइंड नहीं होंगे तो वो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को, जिससे क्या हो जाएगा, हमें ब्रोंकियोडायलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रीफली नरेट द वेरियस कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक सजेस्टिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद एग्जांपल। तो एंटीबायोटिक डिस्टर्ब एसेंशियल प्रोसेस और स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरियल सेल। जो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं वो क्या कर देती हैं, एसेंशियल प्रोसेस होती हैं और जो स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया सेल के उसको क्या कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं।
दिस आइदर किल द बैक्टीरियम और स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। अब ये क्या कर देती हैं, या तो बैक्टीरिया को किल कर देंगी या उसकी ग्रोथ को कम कर देंगी। डिपेंडिंग अपॉन दीज इफेक्ट एन एंटीबायोटिक इज सेड टू बी बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। अब इसके इफेक्ट को देखते हुए हमने क्या किया, बैक्टीरियोसाइडल या और बैक्टीरियोस्टैटिक बोल देते हैं। मतलब एंटीबायोटिक्स को हमने दो कैटेगरी में, या तो वो बैक्टीरियोसाइडल होंगी या वो बैक्टीरियोस्टैटिक होंगी। द बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरियोसाइडल होती हैं वो क्या कर देती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। वाइल बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ विदाउट किलिंग देम। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती हैं वो क्या कर देती हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देती हैं या रोक देती हैं, उनको मारे बिना। अब क्या है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक, जिसमें पहला है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या कर देती हैं, इनहिबिट बैक्टीरिया सेल वॉल बायोसिंथेसिस। बीटा लैक्टम क्या कर देती हैं, उसकी सेल वॉल की बायोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। अब बीटा लैक्टम के एग्जांपल है एमोक्सिसिलिन और फ्लूक्लोक्सासिन और सिफ्लेक्सिन। अगली क्लास है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड क्या करते हैं, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय बैक्टीरिया। अब जो अमीनोग्लाइकोसाइड हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं बैक्टीरिया में। इसके एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और कैनामाइसिन। अगली हमारी क्लास है वो है ग्लाइकोपेप्टाइड। ग्लाइकोपेप्टाइड क्या करती है, इनहिबिट कर देती है बैक्टीरियल सेल वॉल बायोसिंथेसिस। जो ग्लाइकोपेप्टाइड होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल बायोसिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट कर देती हैं। अब इसके एग्जांपल हैं वेनकोमाइसिन और टेल्कोप्लेनिन। अगली हमारी जो क्लास है क्यूनोलॉन्स। क्यूनोलॉन्स क्या होते हैं, क्यूनोलॉन क्या कर देती हैं, इंटरफेयर विद बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो क्यूनोलॉन होते हैं वो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं। इसके एग्जांपल हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन। अगली जो क्लास है हमारी स्ट्रेप्टोग्रामिन। स्ट्रेप्टोग्रामिन क्या करती है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देती है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है प्रिस्फिनामाइसिन सेकंड ए और प्रिस्टिनामाइसिन फर्स्ट ए। अगली जो हमारी क्लास है वो है लिपोपेप्टाइड। लिपोपेप्टाइड क्या कहती है, डिस्टर्ब मल्टीपल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन। अब ये क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है मल्टीपल सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन है उसको क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। इसके एग्जांपल हैं डिप्लोमाइसिन, सर्फेक्टिन। अगली हमारी ड्रग है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या कर देती है, प्रिवेंट बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन। अब जो बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लीकेशन और ग्रोथ को क्या करती है, रोक देती है। इसके जो एग्जांपल हैं वो है प्रोंटासिल, सल्फोनिलामाइड और सल्फर डाइजीन। अगली जो क्लास है क्लोरमफिनिकोल। क्लोरमफिनिकोल क्या करता है, इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगली हमारी जो क्लास है वो है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या है, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय बैक्टीरिया। अब जो टेट्रासाइक्लिन है वो भी हमारे क्या करता है, इनहिबिट कर देता है प्रोटीन की सिंथेसिस को। इसके जो एग्जांपल हैं वो है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अगली हमारी जो क्लास है, अगली क्लास है हमारी मैक्रोलिड। मैक्रोलिड्स क्या होती हैं, मैक्रोलिड्स क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। इसके एग्जांपल हैं एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। अगली जो हमारी क्लास है ऑक्साजोलिडायोन, ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसके एग्जांपल हैं लिंजोलिड और टेडिजोलिड। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट एन एक्सॉस्टिव नोट ऑन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि एसटीडी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होती हैं, एसटीडी आर इन्फेक्शन दैट आर पास्ड फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब ये एसटीडी क्या होती हैं, ऐसी इन्फेक्शन या डिसीज होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती हैं बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। द कॉज ऑफ एसटीडी आर बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरस। अब ये होती किस किस की वजह से, या तो बैक्टीरिया की वजह से होंगी या पैरासाइट की या वायरस की वजह से होंगी। दीज आर मोर देन 20 टाइप ऑफ एसटीडी इंक्लूड
क्लेमाइडिया, जेनिटल हर्पिस और गोनोरिया, HIV एड्स और स्फाइलिस। तो हमारी जो डिसीज है क्लेमाइडिया जो हमारी डिसीज है, इट इज एन STD कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अब जो हमारी जो क्लेमाइडिया डिसीज होती है वो किसकी वजह से होती है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होती है। दिस बैक्टीरिया हार्म एनी ह्यूमन। इससे क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है वो किसी भी ह्यूमन को हार्म पहुंचा सकता है। इट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कॉज ऑफ जेनिटल एंड आई डिसीज ग्लोबली। अब ये क्या करता है, इन्फेक्शन कर देता है किसमें? ये तो जेनिटल में या आई में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका है, द ट्रीटमेंट ऑफ क्लेमाइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ इट लेफ्ट। इट कैन कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ consequences include infertility and ectopic pregnancy. Some patients such as pregnant women may be given alternatively antibiotic doxycycline and tetracycline may affect the development of baby bone and teeth. Azithromycin has taken shown to be safe and effective. अगली डिसीज है हमारी गोनोरिया डिसीज है। दिस STD infection usually affected the mucous membrane. The bacterium, which is highly contagious, stay in the warm and moist cavity in the body. Female may develop pelvis inflammatory disease. Male may develop inflammation of the prostate gland, urethra and epididymis. The disease is caused by Neisseria gonorrhea. ये इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो डिसीज होती है इस वाले बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब एडल्ट विद गोनोरिया आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक। जो हमारे एडल्ट लोग होते हैं वो तो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो सकते हैं। द सेंटर फॉर डिसीज control and prevention recommended that uncomplicated gonorrhea be treated only with the antibiotic ceftriaxone given as infection combination with either azithromycin or doxycycline. Other two antibiotics that are taken orally. अब जो मतलब हाईली होते हैं या अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं या प्रिवेंट नहीं हो रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी? सेफ्ट्राइक्सोन किसके साथ? कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन के साथ। तीसरी हमारी डिसीज है स्फाइलिस हमारी डिसीज है। इट इज द रिजल्ट ट्रिपोनिमा pallidum, a bacteria. It is transmitted by sexual contact and the person passing on the infection with her have a syphilitic lesion. ट्रीटमेंट क्या है इसका? अब इसका ट्रीटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, या हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्फाइलिस आर इजी टू ट्रीट विद अ पेनिसिलिन, अदर एंटीबायोटिक्स सच एज डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन। अगला हमारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेट विद सुइटेबल एग्जांपल द वेरियस टाइप ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट। तो इम्यूनोस्टिमुलेंट क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम बाय इंड्यूसिंग एंटी एक्टिवेशन और इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो इम्यूनो स्टिमुलेंट क्या होते हैं? जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप ऑफ इम्यूनो स्टिमुलेंट, पहला है हमारा बैक्टीरियल वैक्सीन, दूसरा है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तीसरा है इंटरफेरॉन, चौथा है इंटरल्यूकिन वैक्सीन कॉम्बिनेशन और 6 है वायरल वैक्सीन।
तो पहला है हमारा बैक्टीरियल वैक्सीन। तो बैक्टीरियल वैक्सीन कंटेन किल और alternate bacteria that activate the immune system. Antibiotics are built against particular bacteria and prevent bacterial infection later. An example of bacterial vaccine is the TB vaccine. जो बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जाम्पल है वो है टीबी वैक्सीन यानी कि ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन। अब यूजेस क्या है, BCG यानी टीबी वैक्सीन इज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज विद अ हाई प्रिवलेंस ऑफ टीबी एंड प्रिवेंट चाइल्डहुड टीबी। अगली हमारी डिसीज है डिसीज नहीं, अगली हमारी जो टाइप है वो है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या है? कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर आर ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ WBC इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ oxygenous colony stimulating factor stimulate the stem cell in the bone marrow to produce more of the particular WBC. The new WBC migrate into the blood and fight the infection. अब इसके यूजेस क्या है? colony stimulating factor are used in patients who are undergoing cancer treatment and that cause WBC count and put the patient at risk of infection. अगला है हमारा इंटरफेरॉन। These are cytokinin produced by host cell in response to viral infection. These are of three types: alpha, beta, and gamma. Interferon in main. They also have immunomodulating and anti-proliferative property. They inhibit the multiplication of many DNA and RNA virus. अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस हैं इसके क्रोनिक हेपेटाइटिस B and C, genetic warts caused by papilloma virus. Interferon are injected into the lesion. अगला है हमारा वायरल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन क्या है? इट कंटेन आइदर इनएक्टिवेटेड वायरस और अटेंटुएटेड अलाइव बट नॉट कैपेबल टू कॉज डिसीज। मतलब कहने का ये है, जो वायरल वैक्सीन होती है उसमें क्या है, इनएक्टिवेटेड वायरस होते हैं और एनिटुएटेड वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, जो मतलब डिसीज कॉज करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। वायरस इनएक्टिवेटेड और किल्ड वायरल वैक्सीन कंटेंट viruses which have lost their ability to replicate, and in order for it to bring about a response it contain more antigen than live vaccine. अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ब्लड इन यूरिन और स्टूल, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लिनिकल सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट्स एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो बार्बिचुरेट पॉइजनिंग क्या होती है? बार्बिचुरेट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम यूरिया एंड मेलोनिक एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ मेलोनी यूरिया। जो बार्बिचुरेट होते हैं वो किससे सिंथेसाइज होते हैं? यूरिया और मेलोनिक एसिड से, जो किसके डेरिवेटिव होते हैं? मेलोनिल यूरिया के। These are classified as weak acid as the electronegative carbonyl carbon transmit the acidic character to the molecule. अब इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं? क्लिनिकल सिम्टम्स बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के क्या है? सीएनएस पे क्या होगा? शॉक, कोमा, सीएनएस डिप्रेशन, एटोक्सिया, हेडेक एंड कंफ्यूजन। ये सारे क्या है? क्लिनिकल सिम्टम है सीएनएस पे। उसके बाद क्या सिम्टम हो सकते हैं? हाइपोथर्मिया, मियोसिस occur in beginning but later pupil dilate due to hypoxia. अब मियोसिस हो सकती है और प्यूपल डायलेट हो सकते हैं हाइपोक्सिया की वजह से। और क्यूटेनियस ब्यूल ऑल्सो कॉल्ड बार्बिचुरेट ब्लिस्टर और बर्न आर ट्रांसपेरेंट हेमोरेजिक और इरिथमेटस ब्लिस्टर। और है sympathetic ganglia blockade cause hypotension, bradycardia, decrease inotropic effect and decrease cardiac output. उसके बाद है respiratory collapse और cardiac arrest can lead to death.
अब रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और उससे डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है डिले डेथ कैन अकर बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा की वजह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। सेरेब्रल एडिमा, एक्यूट रीनल फेलियर और निमोनिया। अगला है हमारा मैनेजमेंट। तो बार्बिट्रेट पॉइजनिंग के मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर बार्बिट्रेट ओवरडोज लीडिंग टू सीएनएस डिप्रेशन रिमेन symptomatic and have been adopted from Scandinavian method. The guideline include monitoring of complete blood count, glucose level, serum electrolyte, creatinine, blood urea, नाइट्रोजन एंड यूरिन मायोग्लोबिन, ये सारे टेस्ट मॉनिटरिंग करने चाहिए। उसके बाद मेंटेनिंग सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए। कीपिंग द पेशेंट वार्म, पेशेंट गर्म मतलब वार्म होना चाहिए, वार्म मतलब पेशेंट को वार्म रखना है। और सपोर्टिंग वाइटल बॉडी पार्ट फंक्शन, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, प्रिवेंटिंग सर्कुलेटरी collapse and sufficient kidney perfusion by providing oxygen support, administration of volume expander and forced diuresis. Hemodialysis is recommended in case of renal और cardiac failure. Hemodialysis होनी चाहिए जब हमें क्या हो, renal failure या cardiac failure हो, acid base disturbance और electrolyte abnormality के दौरान क्या होना, hemodialysis होनी चाहिए। उसके बाद है in case of severe intoxication, चारकोल हीमोपरफ्यूजन और हीमोडायलिसिस रिक्वायर्ड। उसके बाद है आर्सेनिक पॉइजनिंग। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग इज द 20th कॉमन एलिमेंट अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट इन द कंसेंट्रेशन ऑफ 1.8 ppm। टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हैवी मेटल एक्यूट पॉइजनिंग। अब इसके जो क्लिनिकल सिम्टम है वो क्या है, क्लिनिकल सिम्टम ये एक्यूट है और ये क्रोनिक। मतलब जो आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक एक्यूट तरीके से और क्रोनिक। तो उसके क्लिनिकल सिम्टम दिए हैं। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे क्या क्या सिम्टम होंगे, एक्यूट वाले में होंगे मेटेलिक टेस्टी, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग और डायफेजी। और क्रोनिक में क्या होगा, वेट लॉस होगा, नोजिया होगी, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया और डायरिया। और ऑक्यूलर में क्या होगा, लैक्रिमेशन होगा और कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। लैक्रिमाइसिस मतलब जो लैक्रिमल फ्लूइड है उसका ज्यादा सीक्रेशन होने लगेगा। और कंजक्टिवाइटिस मतलब जो कंजक्टिवा होती है उस पर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। और क्रोनिक में क्या होगा, डिमनेस ऑफ विजन मतलब देखने में थोड़ा धुंधलापन सा आएगा। डिमनेस, फेशियल एडिमा मतलब फेशियल मतलब चेहरे पे थोड़ा क्या है, सूजन जैसा सूज जाएगा। और स्किन कैंसर और हाइपर केरेटोसिस। और क्या हुआ है, कैंसर, स्किन कैंसर होने की चांसेस होते हैं सिम्टम। और लिवर पे क्या क्या होगा, फैटी डिजेनरेशन और जॉइंडिस और हिपेटोमेगैली, ये क्रोनिक में होंगे। उसके बाद लंग्स पे क्या होगा, लंग्स पे होंगे इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर क्या इरिटेशन हो सकती है। और ब्रोंकियाटिस, परफ्यूजन ऑफ नेजल स्पुटम। उसके बाद किडनी पे क्या होगा, यूरेमिया और ओल्गोरिया और नेफ्राइटिक चेंज। कार्डियक पे क्या होगा, मतलब हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, सिम्टम्स क्या होंगे उसके, हाइपोटेंशन, ट्रैकीकार्डिया, कार्डियक एटमाइसिस। और उसके बाद क्रोनिक में होगा मायोकार्डिटिस, हाइपरटेंशन। अब उसके मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मतलब उसको कैसे क्योर किया है। मैनेजमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, सपोर्टिव मीजर, इंट्रावेनस फ्लूइड, कार्डियक मॉनिटरिंग, गैस्ट्रिक लीवेज etc. एड्रेनलिन is a life-saving measuring in case of a vascular collapse. If arsenic is taken orally in toxic dose, stomach is washed with freshly prepared ferric oxide and sodium thiosulfate repeatedly to clearance it form of the poison. अब जो मतलब हम आर्सेनिक को अगर ओरली ले लेते हैं टॉक्सिक डोज में, तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर फेरिक ऑक्साइड और सोडियम थायोसल्फेट को मतलब बार बार लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, पॉइजन क्लियर हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। एक्सचेंज
ट्रांसफ्यूजन और हीमोडायलिसिस। और अगर ये पॉइजनिंग हो जाए तो हमें अपने ब्लड को चेंज करवा लेना चाहिए, या हीमोडायलिसिस मतलब ब्लड को चेंज करवा लेना चाहिए। अगला हमारा जो अगली हमारी जो थेरेपी वो है चिलेशन। चिलेशन क्या है? चिलेशन में क्या होता है? आर्सेनिक कैन बी चिलेटेड विद ब्रिटिश एंटी लुइसाइड और डाइमर कैप्रोल, पेनिसिलिन और डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड और डाइमर कैप्टोप्रोपेन सल्फोनिक एसिड टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। अब मतलब कहने का ये है कि अगर हमारी जो आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाए तो वो क्या होता है, हम उसको चिलेट के साथ मतलब चिलेशन हो जाएगा तो वो जो आर्सेनिक होगी वो चिलेट के साथ बाइंड होके और एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। तो जो चिलेट फॉर्म होती है वो कौन कौन सी है? डाइमर कैप्रोल, पेनिसिलामाइन, डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, ये सारे क्या है? चिलेट के एग्जाम्पल हैं, जिससे क्या हो सकता है हम आर्सेनिक को एलिमिनेट कर सकते हैं बॉडी से। और BAL इज एडमिनिस्ट्रेड इंट्रामस्कुलरली एट द डोज ऑफ 3 to 5 mg per kg at every 4-hour interval until the urinary excretion of arsenic drop below 50 mcg per 2 hour. The therapy is followed for 7 to 10 days. उसके बाद DMSA and DMPS are also administered as they have better action than penicillamine and BAL. अब उसके बाद है penicillamine can be orally administered in the patient not allergic or penicillin at a dose of 100 mg per kg per day at 66-hour interval for 5 days. अगला हमारा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्यूट और क्रोनिक टॉक्सिसिटी और प्रोटीन ड्रग। तो एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है? एक्यूट टॉक्सिसिटी है द वर्ड एक्यूट रेफर टू शॉर्ट ड्यूरेशन विद रेस्पेक्ट टू द इफेक्ट और एक्सपोजर। तो एक्यूट का जो मतलब है वो है शॉर्ट ड्यूरेशन। जो ये टॉक्सिसिटी जो एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है वो क्या है? कम समय के लिए होती है। द क्लिनिकल मेडिसिन इट रेफर टू सीवियर एंड सडन इफेक्ट हैविंग रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। द स्टडीज इट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ सिंगल डोज कैन बी स्पेसिफिक एनिमल स्पीसीज। In experimental toxicology, it is defined as such a study in which the dosing is done either once in a day or multiple times, but for one day, irrespective of the total study duration, which might extend to 2 weeks. For the first time, J.W. Trivan in 1927 introduced LD50 to conduct the acute toxicity study on rats. Usually, a single dose or multiple dose are given within 24 hours as an acute exposure. कहने का मतलब ये है, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे J.W. Trivan in 1927, इन्होंने क्या किया था, हमने जो LD50 यानी कि लीथल डोज 50 है उसको क्या किया, कंडक्ट किया था, जिससे एक्यूट टॉक्सिसिटी पता करने के लिए। एक्यूट टॉक्सिसिटी किस पे इन्होंने चेक की थी? रैट पे। तो इन्होंने क्या किया था, सिंगल डोज और मल्टीपल डोज दिए थे 24 आवर में, जिससे हमें क्या है एक्यूट एक्सपोजर पता चला था। whose toxicity occur almost within hour after the exposure. Exposure of short duration is known as acute exposure. Acute effect क्या होता है? fast paced action reaction taking the place within quantifiable time after administration of a single dose or when exposed to some sort of radiation. मतलब कहने का एक्यूट इफेक्ट वो होता है जो जल्दी से ऑनसेट मतलब जल्दी से इफेक्ट आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्यूट इफेक्ट बोलते हैं। एक्यूट सिस्टमिक टेस्टिंग। एक्यूट सिस्टमिक टेस्टिंग क्या होती है? कैन बी डिस्क्राइब बाई गाइडलाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी, एक्यूट इनहेलेशन टॉक्सिसिटी, फिक्स डोज प्रोसीजर, एक्यूट टॉक्सिक क्लास मेथड। ये सारे क्या है? टेस्टिंग है एक्यूट टॉक्सिसिटी को जानने के लिए। अगला हमारा है वो है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है? क्रोनिक टॉक्सिसिटी इंडिकेट स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डैमेज विच रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीरियस रिकॉग्नाइजेबल डिसीज ड्यू टू लॉन्ग टर्म कम्युलेटिव डैमेज। हाउएवर इन दिस केस डैमेज from subclinical exposure build up slowly to result in cumulative damage till
द डैमेज एक्सीड द थ्रेशोल्ड लेवल। मतलब कहने के ये है जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है वो क्या है, स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम को क्या करती है, डैमेज कर देती है, जिससे क्या हमें प्रॉब्लम होती है। और हमारे जो सिस्टम होते हैं उनको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, जिससे क्या सब क्लिनिकल एक्सपोजर भी डैमेज हो जाते हैं। और ये कब तक होती है, मतलब कहने का ये हमें पता नहीं चलता है जब तक हम थ्रेशोल्ड लेवल तक, मतलब हम सहन क्षमता जब तक हमारी होती है तब तक क्या करता है ये हमें पता नहीं चलता है। इवेंचुअली द ऑर्गन रिमेन नो लॉन्गर normal function due to severe damage, thereby resulting in many different type of toxic effect. Example of chronic toxicity: long term ethanol ingestion in alcoholic result in liver cirrhosis. अब जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे है पहला है इथेनॉल इंजेक्शन। मतलब कहने का ये इथेनॉल हम जब ले रहे हैं तो क्या हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म में हमें क्या दिखाता है, लिवर सिरोसिस हो जाती है हमको। उसके बाद अगला है सेवरल ईयर ऑफ लीड एक्सपोजर इन वर्कमैन कॉज किडनी डिसीज। मतलब कहने का ये है कि जो लीड एक्सपोजर होते हैं, मतलब जो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे लेड का कुछ काम होता है, तो वहां पे क्या होता है, उन वर्कर में क्या होता है, किडनी डिसीज हो जाती है कुछ सालों बाद। और लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकर डेवलप क्रोनिक ब्रोंकियाटिस। जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उनमें क्या है, कुछ दिनों बाद, मतलब बहुत समय बाद क्या होता है, क्रोनिक ब्रोंकियाटिस। ब्रोंकियाटिस मतलब क्या होता है, जो ब्रोंकिया होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पल्मोनरी फिब्रोसिस ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग्स डिसीज डेवलप इन कोल माइनर वेन एक्सपोज फॉर टंग लॉन्गर टाइम। दीज स्टडी आर परफॉर्म्ड विद इन द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम और रोडेंट एंड और नॉन रोडेंट स्पीसीज। अगला हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। तो एल्काइलेटिंग एजेंट आर मेडिकेशन दैट आर मेनली यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज सच एज ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड मल्टीपल माइग्लोमा, as well as solid tumor like breast, ovarian, uterus, lungs and bladder cancer. The most commonly used alkylating agent are nitrogen mustard like cyclophosphamide, bendamustine, nitrosoureas like carmustine, lomustine, triazine such as decarbazine and temozolomide, and other alkylating agents include busulfan and procarbazine. ये हमारे क्या थे, कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट हैं जो कॉमनली यूज करे जाते हैं और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट आर सेल साइक्लिक फेज नॉन स्पेसिफिक विच मीन्स दे वर्क बाई कॉजिंग डैमेज टू द डीएनए ऑफ कैंसर सेल। अब ये क्या करता है, एल्काइलेटिंग एजेंट किस पे वर्क करता है, उसके डीएनए, जो डीएनए होता है कैंसर सेल के, जो डीएनए होता है उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है। किसमें, कैंसर सेल इन ऑल फेजेस ऑफ सेल साइकिल अल्टीमेटली लीडिंग टू कैंसर सेल डेथ। मतलब सभी फेजों में क्या करता है, ये जो डीएनए होता है सेल का उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है, जिससे क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है। देयर आर टू प्राइमरी वे दे डू दिस। मतलब कहने का ये है कि ये दो तरीके से वर्क करता है। फर्स्ट, दे कैन अटैच एन एल्काइल ग्रुप टू वन ऑफ द डीएनए बेसिस ऑफ कैंसर। जो डीएनए का बेस होता है, मतलब कहने का ये है कि पहला तो ये अटैच होता है एल्काइल ग्रुप से, जो क्या होता है, डीएनए का बेस होता है। कैंसर सेल के जो डीएनए होता है उसका बेस होता है एल्काइल ग्रुप, उससे अटैच हो जाता है। रिपेयर एंजाइम रिकॉग्नाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो दे जंप इनटू रिप्लेस द एल्काइलेटेड बेस एंड कॉज डीएनए फ्रेगमेंटेशन विच इवेंचुअली रिजल्ट इन डीएनए डैमेज एंड कॉज एंड कैंसर सेल डेथ। अब क्या करता है, जब ये अटैच हो जाता है तो उसको एंजाइम को रिपेयर कर देता है, रिकॉग्नाइज कर देता है और उसके साथ क्या करता है, मतलब डीएनए में चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, डीएनए डैमेज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, कैंसर सेल की डेथ हो जाती है। उसके बाद है
उसके बाद है द सेकंड मैकेनिज्म, ये तो पहली मैकेनिज्म वो, उसके बाद सेकंड मैकेनिज्म है द सेकंड मैकेनिज्म इज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए विच मीन्स द एल्काइलेटिंग एजेंट links two DNA bases together forming cross bridge. Cross linking prevent DNA from being separate for essential cell process like replication or transcription, eventually resulting in cancer cell death एंड स्टॉपिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कैंसर सेल। मतलब कहने का ये सेकंड मैकेनिज्म में क्या करता है, ये क्रॉस लिंक बना देता है। जो दो डीएनए होते हैं, दो डीएनए बेस के साथ क्या करता है, क्रॉस लिंक बना देता है और एक क्रॉस ब्रिज बना के क्या करता है, उसके डीएनए को प्रिवेंट मतलब बचाता है। और उससे क्या होता है, जो असेंशियल प्रोसेस होती हैं वो क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं और मतलब डिस्टर्ब हो जाती हैं। उससे क्या होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है और सेल की डेथ हो जाती है। और क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन उसका रुक जाता है। अब इसके बाद क्या है, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इसके क्या है, सम कॉमन साइड इफेक्ट आर नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ, जॉइंट मसल और बैक पेन, इंसोम्निया, स्किन रैशेस, स्वेटिंग, कंफ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। उसके बाद इसके यूजेस क्या है, मल्टीपल माइलोमा। उसके बाद ओवेरियन कैंसर, ओवरी में जो कैंसर हो जाता है फीमेल की, हॉकिंस डिसीज मतलब कहने का ये बॉल जो बोन्स होती हैं उसमें कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर में मेटास्टैटिक टेस्टिकुलर ट्यूमर, ब्रेस्ट